नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देव वर्मा एकेडमी पर। दोस्तों, इतिहास के अंतर्गत जो हमारा हड़प्पा सभ्यता वाला टॉपिक चल रहा है वह टॉपिक आज समाप्त होगा। इसके पश्चात हम न्यू टॉपिक को करेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो हमारा बचा हुआ टॉपिक है, हड़प्पा की सभ्यता में ही हड़प्पा सभ्यता का राजनीतिक जीवन, यहाँ की प्रशासनिक इकाई को हमें देखना है। हड़प्पाई स्थापत्य एवं कला, किस तरीके की यहाँ की स्थापत्य कला थी, उस चीज को हमें यहाँ पर देखना है। और हड़प्पा सभ्यता का पतन, किन कारणों से यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, अंत हुआ, इन चीजों को आज हम देखेंगे। तो जो स्टेट पीसीएस या यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इस डिटेल में पढ़ना जरूरी है। लेकिन जिनको फैक्चुअल क्वेश्चन देखना है या फैक्चुअल क्वेश्चन पढ़ना है तो हम इस टॉपिक के समाप्त होने के पश्चात एक हड़प्पा सभ्यता का कंप्लीट वीडियो बनाएंगे जिसमें सभी फैक्चुअल क्वेश्चन रहेंगे। और जिनको जैसे कि मान लीजिए कोई एसआई की तैयारी कर रहा हो, पुलिस की तैयारी कर रहा हो, जहां पर फैक्चुअल क्वेश्चन आते हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस में पीटी प्रीलिम्स लेवल की तैयारी कर रहा हो, उनके लिए वह वीडियो आपका काम आएगा। तो अगर आप मेंस के दृष्टिकोण से भी पढ़ना चाहते हैं तो आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। तो हड़प्पा राजनीतिक जीवन या प्रशासनिक जीवन की बात करें तो राजनीतिक या प्रशासनिक जीवन में चूंकि हमने देखा यहाँ पर पुरातात्विक खुदाई पर ही यहाँ के लोग निर्भर हैं, उसके आधार पर ये अनुमान लगाए हैं। तो इस कारण यहाँ पर विभिन्न इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिया कि किनके हाथों में यहाँ पर प्रशासनिक ढांचा रहा होगा। सबसे पहले हम देखते हैं हड़प्पाई इतिहासकार, यह कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में किस इतिहासकार ने किस मत को दिया है। तो यहाँ पर नगरों की एकरूपता को देखकर कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना था, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में नगर एक जैसे देखने को मिलते हैं। और आप जानते हैं अगर पूरी सभ्यता में एक जैसे नगर मिलेंगे तो कहीं ना कहीं वह केंद्रीय सत्ता की ओर इशारा करेगा या केंद्रीय सत्ता को इंगित करेगा। तो कुछ इतिहासकारों को ऐसा मानना रहा कि हड़प्पा सभ्यता में नगरों में एकरूपता थी, नगर एक जैसे थे, जिसके कारण यहाँ पर केंद्रीय सत्ता रही होगी। तो वही कुछ अन्य इतिहासकारों का ऐसा मानना था कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ होगा। विद्वानों का एक वर्ग ऐसा कहता है कि शायद यहाँ पर जैसे आपकी मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, वहां पर जिगुरत या मंदिर हुआ करते थे और वहां पर जो शासन रहा करता था वो रहा करता था पुरोहित वर्ग का। तो ठीक ऐसे ही हड़प्पा सभ्यता में भी पुरोहित वर्ग का ही शासन रहा होगा। लेकिन इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि नहीं, पुरोहित वर्ग का यहाँ पर शासक नहीं रहा। या कुछ इतिहासकार इस बात को नहीं मानते क्योंकि हमें यहाँ पर मंदिर जैसे अवशेष देखने को नहीं मिलते। वही कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना था कि हो सकता है यहाँ पर जनप्रतिनिधि शासन या जनतांत्रिक शासन रहा होगा। जिसके पीछे तर्क देते हैं, ये कहते हैं यहाँ पर कि लोग यहाँ पर अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और वे यहाँ पर प्रशासनिक इकाई को संभालता होगा। इस तरीके से अलग अलग इतिहासकार अलग अलग मत देते हैं, अलग विद्वानों द्वारा अलग मत देते हैं। ऐसे ही आर शर्मा एक नया मत देते हैं, जो कहते हैं क्योंकि संपूर्ण सभ्यता में व्यापारी वर्ग की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका थी और यहाँ पर जो नगरीकरण था, नगरीकरण का सबसे बड़ा जो आधार रहता है वह रहता है व्यापार वाणिज्य। तो चूंकि नगरीकरण का सबसे बड़ा आधार व्यापार वाणिज्य रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप इस सभ्यता की जो प्रशासनिक इकाई थी वो प्रशासनिक इकाई वणिक वर्गों के हाथों में थी या व्यापारी वर्गों के हाथों में थी। शर्मा का यह मत तार्किक भी लगता है, जिसके कारण अधिकतर इतिहासकार इस पर अपनी सहमति दर्ज करते हैं। लेकिन अभी भी यहाँ पर जैसे अवशेष प्राप्त हो रहे हैं तो अवशेषों को प्राप्त होने के साथ साथ यहाँ पर यह अनुसंधान किया जा रहा है, रिसर्च किया जा रही है कि हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक जीवन या प्रशासनिक इकाई किन वर्ग के हाथों में थी। तो हड़प्पा राजनीतिक जीवन समाप्त होता है। इसके पश्चात हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की स्थापत्य एवं कला। देखिए, जो कला होती है, कला और मानव और जगत के बीच में संबंध को बताती है कि जो व्यक्ति है और इस दुनिया है या जगत है, इसके बीच में इन दोनों का क्या संबंध है, इस चीज को प्रदर्शित करने का कार्य करती है स्थापत्य एवं कला। तो जब हम हड़प्पाई स्थापत्य एवं कला की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें विभिन्न प्रकार की स्थापत्य कला देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पर हमें मूर्ति कला, उसके पश्चात स्थापत्य कला, प्रौद्योगिकी कला, आभूषण, मोहरे, ये सभी कहीं ना कहीं हमें कला के रूप में देखने को मिलती है। क्योंकि जैसे मान लीजिए मूर्ति का निर्माण करना ये भी एक कला है, भवनों का निर्माण करना वह भी एक कला है, या कह सकते हैं यहाँ पर प्रौद्योगिकी, जैसे तांबे और टिन को मिलाकर प्रौद्योगिकी का निर्माण करना ये भी एक कला के अंतर्गत ही आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्थापत्य कला। स्थापत्य कला से संबंध या स्थापत्य कला का अर्थ होता है भवन निर्माण से।
जैसे हमने देखा था यहाँ पर दो प्रकार के भवन बनाए गए थे, एक रहता था पश्चिमी टीला, एक रहता था पूर्वी टीला। तो पश्चिमी टीले जो कि राजनीतिक एवं प्रशासनिक महत्व के भवन थे, वहीं जो पूर्वी टीले थे ये चूंकि निचला शहर था, आमजन हेतु शहर था, तो इसे हमने कह दिया था सामान्य रिहायशी इलाका। इसके पश्चात यहाँ पर भवन पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। पक्की ईंटों के साथ साथ यहाँ पर जिप्सम का प्रयोग किया जाता था उन ईंटों को जोड़ने के लिए। वहीं हमने ये देखा यहाँ पर उत्तम जल निकासी प्रणाली थी, एक मंजिलाकार से बहुत मंजिलाकार या कह सकते हैं डबल मंजिल वाले मकान यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर स्थापत्य कला के अंतर्गत हम भवन निर्माण को देखते हैं। अगला है प्रौद्योगिकी कला। जैसे तांबे और टिन को मिलाकर इन लोगों ने जब कांसा बनाया तो ये हमारी प्रौद्योगिकी कला के अंतर्गत आ गया, क्योंकि ये लोग अब मिश्र धातु से परिचित हुए। इन्होंने दो धातु को मिलाकर एक नई धातु का निर्माण किया, अर्थात दो धातु को मिला दिया, एक मिश्र धातु बनी। तो यहाँ पर ये प्रौद्योगिकी कला से भी परिचित हुए। तो तांबे और टिन को मिलाकर कांसा बनाया, जिसे कांसे की मूर्ति बनाई, ये सभी चीजें आती है आपकी प्रौद्योगिकी कला के अंतर्गत। अगला है मृदभांड। किसी भी सभ्यता में उस सभ्यता के बारे में हमें जानकारी का मुख्य स्रोत रहता है मृदभांड। जैसे जब आप वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे तो वहां के मृदभांडों और हड़प्पा सभ्यता के मृदभांडों में बहुत अंतर पाएंगे। जो हड़प्पा सभ्यता के मृदभांड है या बर्तन है, इनको हाथ व चाक से बनाया जाता था। लाल रंग से इनको पोत कर इन पर काली रेखाओं से चित्र किया जाता था। जैसे एक लोथल मृदभांड हमें मिला, उस लोथल मृदभांड में कुत्ते को बिल्ली का पीछा करते हुए दिखाई दिया है। इस तरीके से यहाँ पर मृदभांडों पर चित्र उकेरे जाते थे, बनाए जाते थे। तो मृदभांड भी कहीं ना कहीं स्थापत्य एवं कला के अंतर्गत आ गए। अगला है मूर्ति कला। क्योंकि आप देखते हैं मातृ सत्तात्मक समाज था और यहाँ पर बहुत सी मूर्तियां हमें मिली, जैसे कि यहाँ पर मातृ देवी की मूर्ति, उर्वरा की देवी की मूर्ति, वही यहाँ पर हमें एक योगी की मूर्ति भी देखने को मिली। तो जब ये मूर्तियां निर्मित की जाती थी तो इन मूर्तियों को निर्मित करने में जो कला का प्रदर्शन किया जाता था वही मूर्ति कला के अंतर्गत आता है। तो ये भी हमारी स्थापत्य एवं कला है। आभूषण। देखिए, मान लीजिए कोई वस्तु, उसको डायरेक्ट तो आभूषण के रूप में हम पहन नहीं सकते, उसको किसी ना किसी तरीके से गला कर या बनाकर हम आभूषण बनाते हैं, उसके पश्चात पहनते हैं। तो यहाँ पर चूंकि आपने देखा था जैसे लाजवर्द मणि मंगाई जाती थी, यहाँ पर कुछ ऐसे चमकीली धातु वाले पत्थर मंगाए जाते थे जिनसे यहाँ पर इनको परिवर्तित कर आभूषण बनाए जाते थे और आभूषण में यहाँ पर सोना, चांदी, कांसे का प्रयोग किया जाता था। तो ये भी आपके स्थापत्य एवं कला के अंतर्गत है। मुहरे। आपने देखा था यहाँ पर एक वस्तु का आयात किया जाता था जो कि थी आपकी सेलखेड़ी। सेलखेड़ी एक विशेष प्रकार की मिट्टी होती थी और इस सेलखेड़ी की मिट्टी से यहाँ पर मुहर बनाई जाती थी। ये जो मुहरे होती थी, इन मुहरों को सेलखेड़ी की मिट्टी से बनाया जाता था और इन पर पशु, पक्षी, वृक्ष, इनके चिन्ह अंकित या उकेरे जाते थे। जैसे हमने देखा था नाव चित्र वाली जो मुहर मिली है हमें लोथल से, इस तरीके से बहुत से पशुपति नाथ की मुहर हमें मोहनजोदड़ो से मिली। ये सभी हमें प्रमुख रूप से स्थापत्य एवं कला के अंतर्गत आता है। तो हमें यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन तो एक या दो ही मिलते हैं, जैसे वणिक वर्ग या हड़प्पा सभ्यता की प्रशासनिक इकाई वणिक वर्ग के हाथों में थी। ये कथन किसका है? तो आर शर्मा का। यही एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। लेकिन जब आप मेंस के दृष्टिकोण से पढ़ते हैं तो मेंस में ये क्वेश्चन बन सकता है कि हड़प्पाई प्रशासनिक जीवन पर प्रकाश डालिए, हड़प्पाई राजनीतिक जीवन को समझाइए। वही हड़प्पाई स्थापत्य एवं कला को बताइए। स्थापत्य या यूं क्वेश्चन बन सकता है हड़प्पाई शिल्प उद्योग को बताइए। तो शिल्प उद्योग के अंतर्गत वहां आपका सूती वस्त्र उद्योग वगैरह आ जाएगा, मृदभांड वगैरह आ जाएंगे। स्थापत्य कला ये सभी सूती वस्त्र उद्योग में, सॉरी आपका शिल्प उद्योग के अंतर्गत आ जाएगा। तो राजनीतिक एवं प्रशासनिक जीवन कंप्लीट होने के साथ साथ स्थापत्य एवं कला के पश्चात अब हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में। देखिए, किसी भी सभ्यता के पतन के बारे में अगर हमें साहित्यिक स्रोत मिलते हैं तो काफी महत्वपूर्ण होते हैं हम उस सभ्यता के बारे में जानने के लिए। क्योंकि यहाँ पर हमें साहित्यिक स्रोत मिले नहीं, सिर्फ पुरातात्विक खुदाई पर ही निर्भर है, तो हम यहाँ पर अलग अलग विद्वानों ने इसके पतन के संबंध में भी अलग अलग थ्योरी दी है। जैसे पहला है, अगर हम इसको इसके पतन को देखना है तो हमें दो दृष्टिकोण को समझना होगा। एक है आकस्मिक पतन का सिद्धांत या जिसे कह सकते हैं हम एक्सीडेंटल थ्योरी। दूसरा है सातत्य क्रमिक पतन का सिद्धांत, अर्थात धीमे धीमे कॉन्टिन्यूटी के साथ यहाँ पर निरंतरता के साथ इस सभ्यता का पतन हुआ। आकस्मिक पतन के सिद्धांत में पहला है हमारा विदेशी आक्रमण। कुछ इतिहासकारों को ऐसा मानना है कि सभ्यता का जो अंत हुआ, यह अंत दूसरे
लोगों द्वारा यहाँ पर आक्रमण किया गया और इस सभ्यता का अंत किया गया। ऐसा मानना है मार्टिमर व्हीलर का। मार्टिमर व्हीलर का ऐसा मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का जो अंत हुआ है वह अंत आर्यों के आक्रमण द्वारा हुआ है। जो वैदिक काल है हड़प्पा सभ्यता के बाद का काल, उस काल के लोगों को आर्य यहाँ पर कहा गया और आर्यों द्वारा हड़प्पाई या हड़प्पा वासियों पर आक्रमण किया गया, जिसके कारण इस सभ्यता का अंत हुआ। वहीं वैदिक सभ्यता का सबसे जो पवित्र देवता है वो है इंद्र। तो इन्होंने कथन भी कहा कि पारिस्थितिकी जन्य साक्ष्यों के आधार पर इंद्र दोषी ठहरता है। अर्थात ये कहते हैं कि आर्यों द्वारा हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पाई लोगों पर आक्रमण किया गया और इस सभ्यता का अंत हुआ। इस संबंध में इन्होंने तर्क भी प्रस्तुत किए। इनका कहना है कि हमें हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो जो स्थल है, इस मोहनजोदड़ो नगर से हमें 38 नरकंकाल मिले और इन नरकंकालों पर देखा गया कि जो पेने औजार होते हैं, जिन औजारों से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, ऐसे औजारों के वार हमें यहाँ पर 38 नरकंकालों पर देखे गए, जो कि हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। दूसरा इन्होंने कहा कि हमें हड़प्पा जो स्थल है, इस हड़प्पा स्थल से कब्रगाह मिला जिसका नाम है कब्रगाह एच। ऐसा माना गया कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों पर जो आक्रमणकारी थे, जिन्होंने आक्रमण किया, ये कब्रगाह एच उन आक्रमणकारियों से संबंधित था। वहीं ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया और पुरंदर का अर्थ होता है किले का या किले को तोड़ने वाला। तो चूंकि आप जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जैसे कि आप जो इंद्र है, इंद्र को पुरंदर कहा गया, तो किले को तोड़ने वाला जब कहा गया तो ऐसा माना गया कि इस सभ्यता का अंत आर्यों द्वारा हुआ। लेकिन जब गहन अध्ययन हुआ, धीमे धीमे सूक्ष्म विश्लेषण किया गया, तो यहाँ पर इन्होंने कहा नहीं, इस सभ्यता का अंत आर्यों द्वारा नहीं हुआ। इसके संबंध में इन्होंने बताया क्योंकि जो हमें 38 नरकंकाल मिले हैं, पहली बात तो ये कि इस सभ्यता के लोगों की संख्या अधिक थी, तो मात्र 38 नरकंकाल के आधार पर हम कैसे अनुमान लगा लें कि इस सभ्यता का अंत आर्यों द्वारा हुआ। दूसरी बात ये कहते हैं क्योंकि ये जो 38 नरकंकाल है, ये नरकंकाल अलग अलग वर्षों या अलग अलग साल से संबंधित है, तो इस आधार पर नहीं कहा जा सकता कि आर्यों द्वारा इस सभ्यता का अंत हुआ। दूसरी बात ये कहते हैं कि जब आप देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण, तो इसका काल निर्धारण रहता है 2350 से 1750 ईसा पूर्व। वहीं जब आप वैदिक काल पढ़ते हैं तो वैदिक काल का टाइम पीरियड शुरू होता है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तो आप देख रहे हैं दोनों सभ्यता के मध्य 250 वर्ष का अंतर है। तो 250 वर्ष के अंतर होने के कारण ये कहा नहीं जा सकता कि आर्यों द्वारा ही सभ्यता पर आक्रमण किया गया। अगर आर्यों द्वारा इस सभ्यता पर आक्रमण किया जाता तो ये 250 वर्षों का गैप इन दोनों सभ्यता के मध्य नहीं रहता। तो इस आधार पर कहा गया कि ये मत पूर्णतः खंडित है, आर्यों द्वारा इस सभ्यता का अंत नहीं हुआ है। अगली ओर जब हम बढ़ते हैं तो इसी में आकस्मिक पतन के सिद्धांत में प्राकृतिक कारण के अंतर्गत भी 3 पॉइंट हमें यहाँ पर देखने को मिले। पहला है बाढ़ से। कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना है, उन इतिहासकारों में प्रमुख है मार्शल व एस.आर. राव। एस.आर. राव साहब और मार्शल कहते हैं ये जो सभ्यता है, ये सभ्यता जिस नदियों की गोद में पनपी, उन्हीं नदियों द्वारा इस सभ्यता का अंत किया गया। वहीं अगला है जल प्लावन व विवर्तनिकी विक्षोभ। जब आप भूगोल वाले चैप्टर में पढ़ते हैं और वहां पर आप विवर्तनिकी विक्षोभ के बारे में जानते हैं, तो आप वहां पर देखते हैं कि भू सतह के अंदर कुछ प्लेटें रहती है। जो आपकी धरती है, इस धरती के अंदर कुछ प्लेटें होती है और जब इनमें हलचल होती है तो ठीक ऐसा ही यहाँ पर हुआ कि यहाँ पर धरती की सतह पर हलचल हुई, जिसके कारण यहाँ पर नदियों के बांध टूट गए और नदियों के बांध टूटने के कारण, या यूं कह सकते हैं कि यहाँ पर एक जगह पानी भरा गया जिससे नदियों के बांध टूटे और नदियों के बांध टूटने के कारण यहाँ पर यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी वह अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई। अर्थव्यवस्था के प्रभावित होने के कारण इस सभ्यता का अंत हुआ। तो जल प्लावन का सिद्धांत अर्थात यहाँ पर एक जगह पर जल का ठहराव हो गया या जल भरा गया, उसका जो सिद्धांत दिया गया था वह दिया था एम.आर. साहनी द्वारा। इसके प्रतिपादक है एम.आर. साहनी। वहीं विवर्तनिकी विक्षोभ जो कि कह सकते हैं भू सतह में अंदर की ओर प्लेटों में जो हलचल हुई, ये जो सिद्धांत दिया गया था, ये दिया गया था रेइक्स द्वारा। अगला है जल की कमी या सूखा। तो कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि जिनकी जब आप देखते हैं कि यहाँ पर कुछ नदियों द्वारा अपना मार्ग परिवर्तित कर लिया गया था और उसमें से कुछ नदियां यहाँ पर सूख गई थी, तो इसके आधार पर कहा गया कि यहाँ पर जल की कमी हो गई, जिसके कारण इस सभ्यता का अंत हुआ। तो आकस्मिक पतन के सिद्धांत के अंतर्गत
ये सभी कारण हमें यहाँ पर देखने को मिले। जब हम अगली ओर या आगे की ओर बढ़ते हैं तो आगे है सातत्य एवं क्रमिक पतन का अर्थात निरंतरता के साथ इस सभ्यता का अंत हुआ। इसके संबंध में जो तर्क प्रस्तुत किया है वह है पारिस्थितिकी असंतुलन, और इसके जो प्रतिपादक है वह है फेयर सर्विस। फेयर सर्विस का ऐसा मानना है ये जो सभ्यता है इस सभ्यता में पारिस्थितिकी असंतुलन हुआ, अर्थात यहाँ पर चूंकि आप जानते हैं कि जनसंख्या में वृद्धि हुई, और जनसंख्या में जब वृद्धि हुई तो यहाँ पर जो संसाधन थे उन संसाधनों पर दबाव बढ़ा, जिससे जो कोर क्षेत्र की जनसंख्या थी या कह सकते हैं शहरी क्षेत्र की जनसंख्या थी, इसने यहाँ से पलायन किया, और पलायन करने के कारण यहाँ के शहर या शहरी क्षेत्र नष्ट हुए, जिसके कारण इस सभ्यता का अंत हुआ। आगे की ओर जो दूसरा पॉइंट है वह है हड़प्पा वासियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन। आप जानते हैं जो प्रगतिशीलता होती है ये प्रगतिशीलता मानव सभ्यता को मूर्त रूप प्रदान करती है। जब प्रगतिशीलता मानव सभ्यता को मूर्त रूप प्रदान करती है तो ठीक ऐसे ही यहाँ पर जनसंख्या में वृद्धि हुई और इनकी आवश्यकताओं में भी वृद्धि हुई। जब आवश्यकताओं में वृद्धि हुई तो चूंकि इस समय इतनी प्रौद्योगिकी का विकास नहीं हुआ, जिसके कारण इस सभ्यता का नष्ट हुआ, ऐसा सातत्य एवं क्रमिक पतन के सिद्धांत के अंतर्गत अलग अलग विद्वानों का मानना है। तो जब इतिहासकारों द्वारा ऐसे ऐसे मत दिए गए तो ऐसा माना गया कि हड़प्पा सभ्यता का जो अंत हुआ है वह दीर्घकालिक सांस्कृतिक एवं आर्थिक प्रक्रिया का परिणाम है, अर्थात यहाँ पर लंबे समय में इस सभ्यता का अंत हुआ है। आज का जो हमारा टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता, इसके हमें 7 से 8 पार्ट या 9 पार्ट के समथिंग कंप्लीट हुए। आप इनको अच्छे से करिए, मेंस के दृष्टिकोण से भी आपके ये पार्ट कंप्लीट है। हड़प्पा सभ्यता वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। अगर आपको फैक्चुअल क्वेश्चन देखना है तो इसके पश्चात जो पार्ट बनेगा या जो वीडियो बनेगा उसमें हम कंप्लीट हड़प्पा सभ्यता के फैक्चुअल क्वेश्चन करवाएंगे, उसको आप देख सकते हैं। और अगर आपको प्री और मेंस दोनों के दृष्टिकोण से देखना है तो हड़प्पा सभ्यता का डिटेल वाला पार्ट करिए, आपको आसानी से यहाँ पर समझ आ जाएगा। धन्यवाद।